गुड इवनिंग जी। राइट डाउन द हेडिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, अल्कोहल्स के बीच में हमने सारे टेस्ट देख लिए थे। अब अल्कोहल और फिनॉल के बीच के टेस्ट देख रहे हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। पहला लिखो लिटमस टेस्ट। ठीक है, इसमें आप लिख लो फिनॉल्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। फिनॉल्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। फिनॉल्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, but alcohols do not. Phenols turns blue litmus red, but alcohols do not. ठीक है जी, ये तो सिंपल सा पॉइंट है, पहले भी हमने डिस्कस करा है कि फिनॉल में अगर आप ब्लू लिटमस डालोगे आपको रेड कलर मिल जाएगा, बट अल्कोहल में ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा लिखो रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। अगर आप फिनॉल के अंदर फेरिक क्लोराइड ऐड करोगे आपको वॉयलेट कलर मिलेगा, अल्कोहल में ऐड करोगे नो कलर। तो लिख लो आप इसके अंदर फिनॉल रिएक्ट विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। फिनॉल्स रिएक्ट विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। फिनॉल्स रिएक्ट विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन टू गिव ब्लू कॉमा वॉयलेट और ग्रीन कलरेशन। टू गिव ब्लू वॉयलेट और ग्रीन कलरेशन, whereas alcohols do not। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट लिखो, कपलिंग रिएक्शन। करी थी आपने बेंजीन फिनॉल के अंदर। देखो ऑरेंज कलर की डाई बनाई थी, एजो डाई बनाई थी, पलटो मिली है ना। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्लस फिनॉल वीकली बेसिक मीडियम, याद आ गया। तो दो बेंजीन रिंग्स कपल कर गई थी। तो फिनॉल कपलिंग रिएक्शन शो करता है, अल्कोहल नहीं करता। तो लिख लो इसके अंदर आप फिनॉल्स रिएक्ट विद डायजोनियम सॉल्ट्स। Phenols react with the diazonium salts in weakly basic solution. Phenols react with diazonium salts in weakly basic solution. Phenols react with diazonium salts in weakly basic solution to form yellow or orange colored azodize, but alcohols do not react. I repeat, phenols react with diazonium salts in weakly basic solution to form yellow or orange colored azodize, but alcohols do not react. ठीक है, तीन हो गए। चौथा लिख लो, लास्ट लिख लो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अगर आपको थोड़ा से भी याद हो, फिनॉल के अंदर जब आप लोगों ने ब्रोमीन डाला था, फिनॉल की दोनों ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लग गया था, याद आ गया। बट अल्कोहल में ऐसा कुछ नहीं होता। लिखो फिनॉल ऑन शेकिंग विद ब्रोमीन वाटर। फिनॉल ऑन शेकिंग विद ब्रोमीन वाटर। फिनॉल ऑन शेकिंग with bromine water gives a white ppt of 246 tribromophenol. Phenol on shaking with bromine water gives a white ppt of 246 tribromophenol, but alcohols do not. मैं रिएक्शन याद दिला देता हूँ। फिनॉल में आप लोगों ने क्या करा था, ब्रोमीन वाटर ऐड करा था। Br2 ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में, डैट इज ब्रोमीन वाटर। फिनॉल की जो तीनों पोजीशंस हैं, दो ऑर्थो और पैरा, सब पे जाके Br लग गया था।
ठीक है, बट अल्कोहल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब पूरी तरीके से अल्कोहल फिनॉल खत्म हो गया। अब आप हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ, मेन हेडिंग डालो ईथर्स, उस पर सब हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स, इसमें लिखो प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। और ये भी काफ़ी इजी टॉपिक है, छोटा है। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। प्रिपरेशन ऑफ ईथर अल्कोहल्स की हमने करी थी, अगर आपको याद हो। इसमें सब हेडिंग बनाओ। नंबर 1 हेडिंग बनाओ फ्रॉम अल्कोहल्स। नंबर 1 हेडिंग बनाओ फ्रॉम अल्कोहल्स। नंबर 1 हेडिंग बनाओ फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स। और उसमें भी आप ए हेडिंग बना दो बाय एसिड, बाय एसिड कैटेलाइज्ड, बाय एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। पढ़ रखा है हमने ऑलरेडी ये, बाय एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। अल्कोहल से हम प्रिपरेशन करेंगे ईथर की, और जिसमें मैंने ए पार्ट क्या बनाया है, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। अगर आपको याद हो, जब हम इथेनॉल लेते थे और इथेनॉल के अंदर मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहा था, ठीक है, टेम्परेचर मैंने रखा था 433 से लेके 443 केल्विन, आपको एल्कीन मिली थी, याद है? ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, फिर से आप अल्कोहल रखो बट ट्वाइस इस बारी, CH3CH2OH, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो, तो आपको क्या मिलेगा, ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है जी। अब इसी का मैकेनिज्म देखना, उतारो से आप, अब इसका मैकेनिज्म देखना है, ठीक है, इस वाली का, क्योंकि हम ईथर पढ़ रहे हैं ना। मैकेनिज्म, स्टेप 1 देख लो पहले एक बारी, फिर लिखते रहना। स्टेप 1 प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है ना, इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं। स्टेप 1 प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स। इथेनॉल लो, CH3 CH2OH, ये जो आपका एसिड है यहाँ से H+ आएगा, और हमें पता है अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तभी तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर इसको दे देगा। ठीक है जी। स्टेप स्लो है आपको, सॉरी फास्ट है ये, CH3 CH2OH 2 पॉजिटिव। ठीक है जी, पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब ये देखो, पहले वाले स्टेप के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस साइन आ गया। कहने को तो ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, और उसके ऊपर आ गया प्लस साइन, मतलब वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का भूखा था, आपने उस पर प्लस साइन और लगा दिया, भेड़िया बन गया वो, है ना। तो देखो आप सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं, सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेप है आपका रिमूवल ऑफ वाटर, इसको जनरली ऑक्सोनियम सॉल्ट बोलते हैं, ऑक्सोनियम सॉल्ट। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा, CH3 CH2, ऐसे मत करो, देखो जरा, इसको इस तरीके से लिखो, रिमूवल ऑफ वाटर में दूसरा अल्कोहल लेता हूँ, दूसरा अल्कोहल लेता हूँ, CH3 CH2OH, ये आपका पॉजिटिव था 2। ठीक है, अब सुनो जरा, ये वाला पॉइंट ध्यान सुनना। हमें बताया ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर आ गया प्लस साइन, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की और कमी है, वो चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से लेना चाहेगा। तो देखो आप, ये वाला बॉन्ड है, तो जब ये ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव था, पहले से ही वो इलेक्ट्रॉन खींचना प्रेफर करता था, आपने उसके ऊपर प्लस साइन लगा दिया, अब वो इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा, तो कहाँ से खींचेगा, जिससे वो अटैच्ड है। ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच्ड है, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट होने लग जाएगी, मतलब कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनने लग जाएगा। ये रहा आपका दूसरा अल्कोहल। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो अल्कोहल्स होते हैं, जो अल्कोहल्स होते हैं वो एक्ट एज अ बेस, वो बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, एंड एक्ट एज अ लुईस एसिड, सॉरी लुईस एसिड ही न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल।
ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? जहां पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल के पास अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? देखो ऐसे, ठीक, प्लस, ठीक, क्या बनकर आ जाएगा? CH3 CH2 OH पॉजिटिव CH2 CH3। आया समझ में? ये वाला स्टेप आपका स्लो स्टेप है, ये वाला स्टेप आपका स्लो स्टेप है। और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, बोले तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन, वो इस स्टेप पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। हेलो एल्केन्स में पढ़ा था आप लोगों ने SN2 मैकेनिज्म, ये SN2 मैकेनिज्म में लिख देता हूँ। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। ठीक है जी, अब आ जाओ तीसरे स्टेप पे, स्टेप 3। स्टेप 3 में होगा आपका रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। जब प्रोटॉन रिमूव कर जाएगा तो आपका ईथर बनकर आ जाएगा। जब प्रोटॉन रिमूव कर जाएगा ईथर बनकर आ जाएगा। तो इसको पिक करो आप, CH3 CH2 OH पॉजिटिव CH2 CH3 प्लस दूसरा इथेनॉल का मॉलिक्यूल ले लो आप, क्योंकि भाई ये गिनती के 2 थोड़ी ना होंगे, ये तो हम लिख के बताते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। ये तो हम लिख के बताते हैं। जब आप कंटेनर में इथेनॉल को फिल करोगे, किसी रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर इथेनॉल को फिल करोगे या बीकर के अंदर इथेनॉल को फिल करोगे तो कितने सारे मॉलिक्यूल चले जाते हैं। ठीक है, इधर देखो अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये H+ ये एब्जॉर्ब कर लेगा। CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, सही है। और ये लिख रहा हूँ नीचे, जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ, CH3 CH2 O CH2 CH3। नाम क्या है? इथॉक्सी इथेन। बन गया आपका ईथर। सही है, उतारो। मैकेनिज्म क्लियर हो गया आपको? हो गया होगा आपको। अब देखो, जब मैं रिएक्शन को जनरली ऐसे लिख दूं, ROH और ROH, एक से OH निकाल दो, एक से H निकाल दो, जो बचा उसे जोड़ दो। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर आपने रखना है 413 केल्विन, ROR प्लस वाटर। अगर आप ध्यान से देखो, इस रिएक्शन के थ्रू आपको सिमेट्रिकल ईथर मिल रहा है, सिमेट्रिकल ईथर मिल रहा है। ठीक है ना, ऐसे ईथर जिनकी तरफ जिनमें दोनों R सेम होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लिखो। द यील्ड ऑफ ईथर, द यील्ड ऑफ ईथर, द यील्ड ऑफ ईथर हाउ एवर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एल्कोहल। द यील्ड ऑफ ईथर हाउ एवर depends upon, the yield of ether however depends upon nature of alcohol, whether 1 degree, 2 degree or 3 degree. The yield of ether however depends upon the nature of alcohol, whether 1 degree, 2 degree and 3 degree. अब आप हेडिंग डालो प्राइमरी अल्कोहल। वैसे प्राइमरी अल्कोहल देख चुके, बस लिखवा रहा हूँ। ठीक है, जो ईथर की यील्ड होगी वो डिपेंड करेगी किस पर? आपके नेचर ऑफ अल्कोहल पे डिपेंड करेगी। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो क्या होगा वो हमें जानना है, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो क्या होगा जानना है, और टर्शियरी अल्कोहल में अगर आप एसिड ऐड करोगे तो क्या होगा वो हमें जानना है। तो सबसे पहले आप प्राइमरी अल्कोहल लिखो, और थोड़ी देर पहले जो मैकेनिज्म आप लोगों ने करा था ना वो प्राइमरी अल्कोहल का ही था। ठीक है, तो इसमें आप लिख लो, एट 413 केल्विन, at 413 Kelvin, formation of ethers, at 413 Kelvin, formation of ethers
at 413 Kelvin, formation of ethers from primary alcohols. At 413 Kelvin, formation of ethers from primary alcohol is accompanied by formation of small amounts of alkenes. Small amounts of alkenes. I repeat, at 413 Kelvin, formation of ethers from primary alcohols is accompanied by formation of small amounts of alkenes. Full stop करके. Therefore, it is a suitable method. Therefore, it is a suitable method. Therefore, it is a suitable method for the preparation of ethers. Therefore, it is a suitable method for the preparation of ethers having unhindered primary alkyl groups. Therefore, it is a suitable method for the preparation of ethers having unhindered primary alcohols. Unhindered अभी बताता हूँ क्या, लिख लो पहले आप. Therefore, it is a suitable method for the preparation of ethers having unhindered primary alkyl groups. Full stop करके. The reaction occurs by SN2 mechanism. The reaction occurs by SN2 mechanism. The reaction occurs by SN2 mechanism. However, the reaction occurs by SN2 mechanism. However, with 2 degree and 3 degree. With 2 degree and 3 degree alcohols. However, with 2 degree and 3 degree alcohols, reaction occurs by SN1 mechanism. Reaction occurs by SN1 mechanism. Reaction occurs by SN1 mechanism. I repeat, the reaction occurs by SN2 mechanism. However, with 2 degree and 3 degree alcohols, reaction occurs by SN1 mechanism and the main products are alkenes. देखो उसमें क्या बातें लिखे हो बता देता हूँ. अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे, आप खुद सोचो, अगर आपको रिएक्शन याद हो, अल्कोहल से हमने एल्कीन भी बनाई थी, अल्कोहल से हमने ईथर भी बनाया है, अगर आपको याद हो तो. यहाँ लिख रहा हूँ साइड में. जब आपने अल्कोहल लिया था, टेम्परेचर 433 से लेके 443 केल्विन रखा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने ऐड करा, ठीक है, तो आपको क्या मिला था? एल्कीन मिल गया था. मतलब एल्कीन आपका मेजर था. जो एल्कीन था वो आपका मेजर था. इट डजंट मीन कि यहाँ पे ईथर नहीं बनेगा. ईथर ही बनेगा बट माइनर. मेरी बात समझ रहे हो? अल्कोहल से अगर आप रिएक्शन कराओगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर आपने रखना है 433 से लेके 443 केल्विन, तो यहाँ पे एल्कीन तो बनेगा ही बनेगा जो मेजर होगा. ईथर भी बनेगा बट माइनर. ऐसा नहीं है कि वो वाली रिएक्शन नहीं होगी, वो भी होगी, बहुत कम होगी. ठीक है. और अगर आप टेम्परेचर कर देते हो 413 केल्विन, एसिड ऐड करते हो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी, तो अब यहाँ पे क्या होगा? ईथर मेजर हो जाएगा और एल्कीन माइनर हो जाएगा. पहला पॉइंट तो ये, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है. ठीक है जी. आगे सुनो, एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे ईथर की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको पता था कि सेकेंड स्टेप के अंदर SN2 मैकेनिज्म था. और मुझे आप ये बताओ SN2 मैकेनिज्म किस में बढ़िया होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. 1 डिग्री क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में लिविंग ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच्ड होता है वो अनहिंडर्ड होता है, मतलब उसके आसपास कोई बड़ा अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं होता है. जो SN2 मैकेनिज्म है उसके अंदर क्या होता है? CH2, X और R. कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा. मेरा पॉइंट ये है कि इस न्यूक्लियोफाइल से अगर कोई बड़ा अल्काइल ग्रुप ना अटैच्ड हो तो SN2 ही होनी है, ईथर ही बनना है. तो इसके लिए वर्ड यूज हुआ है अनहिंडर्ड. अगर यहाँ पे आप बड़े बड़े R लगा दो, अब ये अनहिंडर्ड थोड़ी ना रहा, आपने बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप लगा दिए, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर पाएगा? तो वही पॉइंट वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी अल्कोहल के अंदर ईथर का फॉर्मेशन होता है, मेजर
एल्कीन का फॉर्मेशन होता है माइनर, ईथर का फॉर्मेशन मेजर क्यों होता है? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल के अंदर जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो अनहिंडर्ड पोजीशन पे है, मतलब ये वाला कार्बन अनहिंडर्ड पोजीशन पर है, मतलब इसके आसपास कोई बड़े एल्काइल ग्रुप नहीं लगे होते हैं। अगर टू बी प्रिसाइज बात करूँ तो यहाँ पे OH मुझे रखना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा बेटर हो जाएगा समझने में। आपका न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाला कार्बन आपका अनहिंडर्ड है, मतलब इसके आसपास कोई बड़े एल्काइल ग्रुप नहीं लगे हुए हैं, पहला पॉइंट। अब डालो हेडिंग सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लोगे या आप टर्शियरी अल्कोहल लोगे तो वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म नहीं होगा, वहाँ पे SN1 मैकेनिज्म होगा और ईथर की फॉर्मेशन ना होकर एल्कीन की फॉर्मेशन मेजर हो जाएगी, ईथर की फॉर्मेशन माइनर हो जाएगी। दोबारा सुनो, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो और यही टेम्परेचर रखते हो तो ईथर मेजर होगा, एल्कीन माइनर होगी, मैकेनिज्म होगा SN2। क्लियर? अगर आप अल्कोहल लेते हो सेकेंडरी या अल्कोहल लेते हो टर्शरी, उस केस में SN2 मैकेनिज्म नहीं होगा। कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN1 मैकेनिज्म होगा। और सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर एल्कीन बनेगा मेजर, ईथर बनेगा माइनर, उल्टा हो गया। तो लेते हैं एग्जांपल सेकेंडरी अल्कोहल को हेडिंग बनाते हुए, सेकेंडरी अल्कोहल को हेडिंग बनाते हुए CH3 CHOH CH3, आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी, 443 केल्विन, ईथर बनेगा और एल्कीन भी बनेगा। पहले मैं एल्कीन बना रहा हूँ। एल्कीन कैसे बनेगा? बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। यहाँ से OH, यहाँ से H निकाल दो, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ईथर भी बनेगा। ये मेजर है आपका, ईथर भी बनेगा बट एल्कीन मेजर है। और ईथर में बना देता हूँ आपके सामने, CH3 CHO CH CH3, ऊपर CH3 और ऊपर CH3। ईथर जो बना यहाँ पे माइनर, ऊपर सॉरी इधर ईथर जो बना माइनर और SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। क्लियर हुआ? अब चलते हैं टर्शियरी अल्कोहल की तरफ। अब चलते हैं टर्शियरी अल्कोहल्स की तरफ, ठीक है। ये तो हमने पहले ही सीख लिया है, चाहे आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो चाहे आपका टर्शियरी अल्कोहल हो, दोनों ही SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। तो CH3 C, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, यहाँ पर आ गया आपका OH। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो, सल्फ्यूरिक एसिड आपका ऐड करो, अब आपका एल्कीन ही बनेगा। ठीक है जी। तो अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ कि कौन से अल्कोहल के अंदर ईथर की फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी होगी, तो मैं लिखूंगा प्राइमरी अल्कोहल में ईथर ज़्यादा अच्छा बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। फिर आपका आ जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, फिर आपका आ जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल्स, फिर आपका आ जाएगा टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है जी, उतारो। फोर 413 केल्विन, इधर टेम्परेचर ठीक कर लेना। और ये इसमें रेट ऑफ आप लोग लिखो। नहीं हो तो क्या, सेकेंडरी है, प्राइमरी के लिए लिखवा दिया है। प्राइमरी के लिए तो हमने रिएक्शन भी कर ली, प्राइमरी के लिए कंटेंट लिखवा दिया, सेकेंडरी के लिए सामने लिखा हुआ है, टर्शियरी के लिए सामने लिखा हुआ है। जब तक आप इसे लिखो मैं लिमिटेशन रेडी कर देता हूँ।
ये लिख के जगह छोड़ना थोड़ी। समझाए? कॉपी इधर देखो, चलो लिमिटेशन पर आ जाओ। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया था, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा, टेम्परेचर 413 केल्विन, आपको सिमेट्रिकल ईथर मिला। बट कंडीशन क्या थी? सेम अल्कोहल लिया। अगर आप डिफरेंट अल्कोहल ले लो तो तीन ईथर्स बन जाएंगे और तीनों ईथर्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये हमारी लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन में फर्स्ट रिएक्शन लिखो, उसमें 2 लाइन्स ऐड करवा देता हूँ। इसमें आप इसके नीचे लिख लेना, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल for the preparation of unsymmetrical ethers. This method is not suitable for the preparation of unsymmetrical ethers. है ना? अगर आप इस मेथड से अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाना चाहोगे तो ये मेथड सुटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मिक्सचर ऑफ ईथर्स मिल रहे हैं मुझे। This method is not suitable for the preparation of unsymmetrical ethers since complex mixtures are obtained. Since complex mixtures are obtained. उसके बाद लिखो अगली लाइन से, this method of preparation of ethers is suitable only. This method of preparation of ethers is suitable only for industries. This method of preparation of ethers is suitable only for industries since reaction conditions must be carefully controlled. Since reaction conditions must be carefully controlled. As such, this method is of little practical value. This method is of little practical value in the lab. ठीक है, दोबारा सुन लो स्टोरी। अगर आप इसी मेथड को जो उधर सीखा है, अगर आप इस मेथड को यूज़ करके अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाना चाहोगे तो वी विल फेस डिफ़िकल्टी, क्योंकि हमें एक अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं मिल रहा, एक से ज़्यादा अनसिमेट्रिकल ईथर्स मिल रहे हैं। तो इसको सेपरेट करने में परेशानी होगी। इंडस्ट्रीज़ में तो आप इसे सेपरेट कर सकते हो, बट लैब में इसकी बहुत लिटिल एप्लीकेशन है, बहुत लिटिल प्रैक्टिकलिटी है। ठीक है जी। अब आप हेडिंग डालो कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। कैटालिटिक डिहाइड्रेशन कैटालिटिक डिहाइड्रेशन के अंदर आप लो, ये सेम रिएक्शन है, कुछ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। एक से OH निकालो, एक से H निकालो, बन गया, वैसे ही है, बस रिएजेंट बदल दिया।
नेक्स्ट लिखो, सेकंड लिखो, बाय द एक्शन ऑफ डायएजोमीथेन ऑन अल्कोहल्स, बाय द एक्शन ऑफ डायएजोमीथेन्स ऑन अल्कोहल्स, बाय द एक्शन ऑफ डायएजोमीथेन्स ऑन अल्कोहल्स, CH3, CH2 और OH, ये रहा आपका डायएजोमीथेन, ठीक है। HBF4 ऐड करेंगे, क्या बनेगा जरा ध्यान से देखना, ईथर बनाना है ना, ईथर, तो देखो CH3, CH2O, अब इधर देखो जरा, ईथर बनाना है, ये मैंने पूरा एज इट इज लिख दिया, यहां से हाइड्रोजन हटा दो, CH2 के साथ जोड़ दो, क्या बना, CH3 यहां लिख दो, प्लस क्या बचा अब N2। तो अब ये देखो, इस मेथड से मेरा अनसिमेट्रिकल ईथर बन गया। सिमेट्रिकल बनाना है तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म बड़ा सा लिखा था उसे यूज करो, अनसिमेट्रिकल बनाना तो इसे यूज कर लो। उतारो फटाफट से, जल्दी करो, एक और मेथड है, टेट्राफ्लोरो बोरिक एसिड। इसके बाद लास्ट मेथड है आपका बाय द डायरेक्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, बाय द डायरेक्ट एडिशंस ऑफ अल्कोहल्स, by the direct addition of alcohols, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, H हटा दो यहाँ से, CH3, और ये सबसे सिंपल मेथड है। मिथेनॉल ऐड कर दो, CH3OH, मार्कोवनिकॉव एडिशन कर दो, मार्कोवनिकॉव एडिशन कर दो। मार्कोवनिकॉव एडिशन के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन हो। तो पहले तो नेगेटिव पार्ट आइडेंटिफाई करो, यहां पर CH3O- और H+, तो CH3O- यहां जुड़ेगा, नीचे लिख रहा हूं प्रोडक्ट, CH3 बन गया ना इधर। चलो अब एक रिएक्टेंट आपके सामने लिखता हूं, बताना मुझे। बताओ क्या बनेगा, मार्कोवनिकॉव रूल लगाओ। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन एटम हो, CH3C, ऊपर CH3, नीचे भी CH3, फिर कार्बन, यहां आ गया OCH3, यहां आ गया आपका CH3, और यहां पे आपका CH। ये बनना चाहिए ना, ये आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, ये आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर है जो बनता ही नहीं है। अब क्या परेशानी होगी, कुछ परेशानी में बड़ा सिंपल सा है, देखो आप इधर कार्बोकेटाइन बनाओ आप पहले, क्योंकि मैकेनिज्म के अंदर कार्बोकेटाइन ही बनता है। CH3 मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया यहाँ से, किधर, इधर, तो ये कार्बोकेटाइन बन गया आपका, और ये हो गया CH3, ठीक है। बट आप इधर देखो, कार्बोकेटाइन की एक खासियत होती है, अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ शिफ्ट हो सकता है तो वो रीअरेंज करता है। आप देखो 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है ये, है ना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर
मैं ये वाला मिथाइल इधर शिफ्ट कर दूँ, 1 2 कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अगर ये वाला मिथाइल मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, CH3, इधर भी CH3, 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 अब बन गया ये आपका कार्बोकेटाइन। कौन सा वाला? 3 डिग्री का। ये समझ आया? ठीक है। और लास्ट स्टेप, इसको अटैक कराओ OCH3 को, तो CH3 कार्बन, इधर आ गया OCH3, इधर आ गया CH3, CH3, CH3। तो एक्चुअली ये मेथड पूरी तरीके से सही नहीं है। सही नहीं मतलब एडवांटेज नहीं है कुछ खास, क्योंकि देखो कायदे से बनना चाहिए था वो, बट कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होकर बन गया ये, तो आप पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते ना इस मेथड के ऊपर। तो ये सही है, गलत ये भी नहीं है, बट एक्सपेक्टेड आंसर नहीं आया, कुछ अलग ही आ गया। ठीक है जी। तो आपकी ईथर की सारी प्रिपरेशन मैंने करा दी, एक रह गई विलियमसन सिंथेसिस, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।